नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे द हिंदू एडिटोरियल के ओनली शिक्षा यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले द हिंदू के 3 आर्टिकल जो यहाँ पे दे रखे हैं। पहला आर्टिकल जो दिया हुआ है यहाँ पे है डिफरेंशियल इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 एंड द लॉकडाउन। इस आर्टिकल का कंटेंट है वो छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स जिन पर पहले से ही काफ़ी प्रॉब्लम थी, इस पैंडेमिक के आने से उनकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ी है। इस आर्टिकल में ऑस्ट्रियन इकोनॉमी हिस्टोरियन द्वारा आर्ग्यू किया गया कि ह्यूमन हिस्ट्री में 4 प्रकार के कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हैं जो किसी भी देश की इकोनॉमी को गिरा सकते हैं, जैसे कि पैंडेमिक, वॉर, रेवोल्यूशन और स्टेट कोलैप्स। लेकिन आज जो वर्ल्ड है वो फेस कर रहा है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस कोविड-19 की वजह से। इनके आर्गुमेंट्स में ये भी बोला गया है कि इस डिसीज़ से कोई भी व्यक्ति इन्फेक्टेड हो सकता है और लॉकडाउन का असर ऐसा हुआ है कि जिससे बहुत सारे लोगों की नौकरियां ख़त्म हुई हैं, जिसमें और लोगों के इनकम और उनके व्यवसाय पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। सबसे ज़्यादा इस कोविड ने टारगेट पर थे छोटे छोटे व्यक्ति। वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट से प्रिलिमिनरी डेटा और इनडायरेक्ट एविडेंस से इंडिकेटेड करते हैं कि इस कोविड की महामारी में वो क्लास न्यूट्रल नहीं है। मतलब कि जो सबसे ज़्यादा इस वायरस से खतरा असर बढ़ा है वर्ल्ड के पुअरर और द इकोनॉमिकल वल्नरेबल पॉपुलेशन पर, जो काफ़ी जल्दी इस वायरस से कॉन्ट्रैक्ट हुए और बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो रही है इसी कारण। आगे कहा गया कि सोशली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ही सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पर रहे इस कोविड से, जिसमें काफ़ी लोगों की मौतें हो रही हैं। जिस एरिया में ज़्यादा छोटे छोटे इकोनॉमिक क्लास और छोटे छोटे कास्ट एथनिक ग्रुप्स के लोग बसे हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है इन छोटे छोटे ग्रुप्स को। इन माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप्स में इस कोविड से इन्फेक्टेड होने के खतरे के साथ साथ ज़्यादा असर पड़ता है उनके इकॉनमी पर, उन लोगों पर ज़्यादा जो लो वेजेस अर्नर्स हैं, लेस एजुकेटेड वर्कर्स हैं, और जो लेबर्स ग्रुप्स हैं जो बेचारे माइनॉरिटी ग्रुप से आए हैं यहाँ पे काम करने के लिए दूसरे स्टेट्स में। यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम द्वारा कुछ एविडेंस के तौर पर इस कोविड के रिस्क के साथ अनएम्प्लॉयमेंट का रिस्क माइनॉरिटी ग्रुप पर ज़्यादा असर पड़ा है। लेकिन इंडिया द्वारा ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि इस कोविड-19 से कितने लोग इन्फेक्टेड हुए और कितने मरे इसका डेटा है ही नहीं इंडिया के पास पूरे तरीके से, जिससे नापा जा सके कि कितने लोग इन्फेक्टेड हुए और कितने क्या हुए। तो इसलिए ऐसा कहना गलत होगा कि भारत में इन कास्ट ग्रुप्स को सबसे ज़्यादा खतरा है दूसरों के मुकाबले। इस पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड की हर एक कंट्री ने सब कुछ शट कर दिया। इकॉनमी एक्टिविटी से लेके सोशल एक्टिविटी सारी बंद करवा दी एक लॉकडाउन के रूप में, और सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस भी निकाली गई। अगर भारत की बात करें तो भारत में लॉकडाउन मार्च 2020 के लास्ट वीक से लगाया गया था, जब उस लॉकडाउन को 1 महीना कंप्लीट होने से सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट राइज हुई है। एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स में शिफ्ट आया है काफ़ी तेज़ी से, जिसे एग्जामिन किया गया मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे डेटा के तौर पर, जिससे पता चलता है कि अपर कास्ट के लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट ड्रॉप हुई है 39% से 32% तक। और कब तक हुई है? दिसंबर 2019 से अप्रैल 2020 तक के बीच में 7% पॉइंट तक की फॉल हुई थी। लेकिन अगर डेटा देखा जाए तो स्केड्यूल कास्ट के लिए उनके एम्प्लॉयमेंट फॉल हुई है 44% से 24% तक, 20% पॉइंट्स की फॉल हुई, और 3 टाइम्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज थी अदर ग्रुप से। इंटरमीडिएट कास्ट में 42% से 34% तक, अदर बैकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉयमेंट में फॉल हुए 40% से 26% तक, और शेड्यूल ट्राइब के एम्प्लॉयमेंट में 48% से 33% तक, और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट फॉल हुई शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कास्ट में अपर कास्ट के मुकाबले में। इस कोविड-19 की महामारी से उन इंडिविजुअल्स को ज़्यादा नुकसान पहुंचा जो लो लेवल्स ऑफ एजुकेशन है, जिनके पास कोई सिक्योर जॉब्स नहीं है, और जो वल्नरेबल जॉब्स में थे जिनमें कोई टेन्योर फिक्स नहीं होता, ना ही कोई सिक्योरिटी उन्हें दी जाती है। इस महामारी में उन इंडिविजुअल्स पर कम असर रहा जॉब लॉसेस में, जिन्होंने अपनी 12 ईयर्स तक की एजुकेशन से ज़्यादा एजुकेशन ले रखी थी। बट वो इंडिविजुअल ज़्यादा वल्नरेबल रहा जिसने लेस देन 12 तक की एजुकेशन ले रखी थी, जैसे कि डेली वेज जॉब्स।
इन सभी तर्कों से कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड में एजुकेशन एक प्रोटेक्टिव फैक्टर रहा इस लॉकडाउन के पहले चरण में जॉब लॉसेस में। इस करंट पैंडेमिक में ज़्यादा नुकसान अभी भी है, इन स्मॉल ग्रुप्स को ज़्यादा हो रहा है। एक और अन्य नेशनल रिप्रेजेंटेटिव सर्वे डेटा से इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे 2011-12 से शो किया गया कि शेड्यूल कास्ट में 51% घरों में अडल्ट महिलाएं उनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, मीन्स पढ़ी लिखी नहीं है बिल्कुल भी, और 27% तक इलिटरेट अडल्ट मेल मेंबर्स भी हैं। अगर अपर कास्ट के हाउस होल्ड से कंपेयर करेंगे तो जहां पर 11% एडल्ट वुमेन पढ़ी लिखी नहीं होती हैं और 24% तक अडल्ट मैन इलिटरेट पाए गए। देख सकते हैं कि कितना बड़ा गैप है। इस करंट पेंडेमिक में स्कूल बंद होने से जो पेरेंट्स हैं शेड्यूल कास्ट में वे काफ़ी असमर्थ हैं अपने बच्चों को गाइड करने में और उन्हें हेल्प करने में होम लर्निंग में। दूसरी साइड अपर कास्ट के पेरेंट्स काफ़ी हेल्पफुल हैं कंपैरिजन में। इन्हीं सब से कितना बड़ा गैप है एजुकेशनल डिफरेंसेस होने से, और साथ ही साथ इनके लिविंग कंडीशन में भी गैप देखने को मिलता है। बहुत सारे डिमेंशन से पता चलता है कि इन कास्ट ग्रुप्स में अभी भी डिफरेंसेस बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण सारा इफेक्ट पड़ता है। वे अच्छे से ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं अभी की डेट में, और उनकी एबिलिटीज़ कम है किसी क्रिएटिविटी को लेके। सिर्फ 10% ही शेड्यूल कास्ट हाउस होल्ड हैं जो इंटरनेट पर एक्सेस कर पाते हैं। अपर कास्ट हाउस होल्ड 20% तक एक्सेस कर पाते हैं इंटरनेट पर। 49% शेड्यूल कास्ट के पास बैंक सेविंग्स हैं एज कंपैरिजन टू अपर कास्ट 62% बैंक सेविंग्स है। इन सभी डिफरेंसेस से वे असमर्थ हैं एक्सेस करने में टेक्नोलॉजी को और इन्वेस्टमेंट करने में टेक्नोलॉजी में, जिससे वे ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर सकें। इस पैंडमिक की वजह से लॉकडाउन लगाने पर उन लोगों की इकॉनमी पर डिस्ट्रेस से उन छोटे छोटे डिसएडवांटेज ग्रुप्स पर ज़्यादा असर पड़ता है, जिन्हें कोविड से पहले भी सफ़र कर रहे थे और आज एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जिससे इन छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स के गैप को फिल किया जा सके, जिससे फ्यूचर में ऐसा पैंडेमिक आए तो इन सब पर ज़्यादा बर्बादी ना हो। तो अब हम दूसरा आर्टिकल यहाँ पे डिस्कस करते हैं, मूविंग रेजोल्यूटली टुवर्ड्स द पोस्ट पैंडेमिक फ्यूचर। इस आर्टिकल का कंटेंट है पोस्ट पैंडेमिक फ्यूचर ऑफ इंडिया। क्या कहा जा रहा है इस आर्टिकल में? वैसे तो बात बोली यह जा रही है कि आज जो पूरा वर्ल्ड है इस ग्लोबल कोरोना वायरस से फाइट कर रहा है इस पैंडेमिक में इंडिया ने आत्मनिर्भर एरा की बात कही, जिसमें इस नेशन के पीपल में एक कॉन्फिडेंस देखने को मिला। एक साइड पूरा वर्ल्ड इस पैंडेमिक में इम्पैक्ट से लड़ रहा है, जिसके इम्पैक्ट इसने गलत पड़े, जिसमें बहुत सारे मोर्टेलिटी रेट्स बढ़े हर एक कंट्री के। लेकिन इंडिया रिकवरी के साथ साथ न्यू पोस्ट पैंडेमिक प्लान्स की भी बात कर रहा है फ्यूचर के लिए। कुछ महीनों पहले ये वायरस स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ था, जिससे सभी देशों की इकॉनमी कम हुई, और 1930 में सबसे ज़्यादा इकॉनमी डिप्रेशन हुआ था, और ये 1930 के बाद से ये दूसरा डिप्रेशन अब हुआ है इकॉनमी में। बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इस पैंडेमिक में ख़त्म हुए, बट मोस्ट जो कंट्रीज़ हैं कम से कम 1 ईयर तक लगेगा सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल सिचुएशन करने में। लेकिन बिलियंस ऑफ पीपल आज काफ़ी सफ़र कर रहे हैं इस पैंडेमिक से। इंडिया ने अभी इस पैंडेमिक को कंट्रोल के लिए मेजर्स उठाए हैं, जिसमें लोगों की लाइफ को सेव करने के लिए कंटिन्यू लॉकडाउन किया गया, प्रोवाइड कराई गई नेसेसरी आइटम्स जिसमें लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट किया गया था, और साथ में इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी पैकेज को लॉन्च किया गया है। 24 मार्च 2020 में भारत के प्राइम मिनिस्टर द्वारा पूरे भारत को लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिससे 1 जून को हटा दिया गया। उस लॉकडाउन से इस महामारी की ग्रोथ रेट को कंट्रोल में किया गया। कह सकते हैं कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाया जाता तो शायद आज केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा होती, लेकिन इस कोविड से आज लोग मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जबकि कुछ महीनों से डेथ केसेस कोविड के कम थे पास्ट में अगर देखेंगे तो। इस लॉकडाउन से आज हर एक नेशन रेडी है इस पैंडेमिक के लिए, जिसमें हर एक सिटीजन ने समझा है व सीखा है मास्क की कीमत को, मास्क पहनने से व और कैसे सेफ रह सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग भी सिखाई गई इस पैंडेमिक से। इस लॉकडाउन में बड़ी मात्रा में
हॉस्पिटल्स बेड्स तैयार किए गए, इंटेंसिव केयर्स यूनिट्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, पीपीई किट्स तथा N95 मास्क को रेडी किया गया था तथा इन्हें हर एक डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई भी किया गया। हर एक ब्लॉक में कोविड-19 केयर और क्वारंटीन सेंटर बनाए गए। टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया, 1000 पर डे से मिलियन पर डे तक की कैपेसिटी कर दी गई। इस पैंडमिक के पास के महीनों में बहुत सारे ऐसे मेडिकल ड्रग्स को बनाया गया जो इस कोविड से लड़ने में सक्षम रहे और जिनका ट्रीटमेंट हर जगह पर अवेलेबल है। बहुत सी वैक्सीन आज अपने फाइनल स्टेजेस पर हैं। इस लॉकडाउन से बहुत सारी जिंदगियों को बचाया गया है। लॉकडाउन के लगने के बाद जल्द से जल्द प्राइम मिनिस्टर के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को लाया गया, जिसमें ज़रूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाया गया बड़ी मात्रा में। इस प्रोग्राम से 80 करोड़ सिटीजन्स को राशन दिया जा रहा है इन राशन दुकानों द्वारा, जिससे सिटीजन्स का मनी सेव किया गया तथा उन्हीं को कैश भी दिया गया। जन धन प्रोग्राम द्वारा 20 करोड़ महिलाओं के अकाउंट्स में 30,654 करोड़ डायरेक्टली ट्रांसफर किए गए उनके बैंक अकाउंट्स में। कम से कम 2.3 करोड़ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 4,313 करोड़ रुपए दिया गया और नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत 2.8 करोड़ बेनिफिशरीज को 2,815 करोड़ रुपीस दिए गए। अगर रूरल इकॉनमी की बात करें तो इस बार लॉकडाउन में, जिससे 60 से 70% तक इंडियन पॉपुलेशन वर्किंग में थी, जिसकी सहायता से 46% तक की भारत की जीडीपी में सहायक रही। इस लॉकडाउन में राबी की हार्वेस्टिंग अच्छी होने से 75,000 करोड़ फार्मर्स पेमेंट्स की गई गवर्नमेंट द्वारा। ऑलमोस्ट 10 करोड़ फार्मर्स द्वारा 40,000 करोड़ का लाभ दिया गया। इनकम सपोर्ट्स के थ्रू पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 4 करोड़ हाउस होल्ड्स को बेनिफिट मिल रहा है। मनरेगा एक्ट स्कीम के तहत रूरल इकॉनमी ने 2 लाख करोड़ कैश डायरेक्टली दिया गया बेनिफिशरीज अकाउंट्स में गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी रिलीफ प्रोग्राम्स चलाए गए हैं। इन सब बेनिफिट से आज एक रूरल कॉन्फिडेंस है, आज एक रूरल में एक कॉन्फिडेंस आया है। रूरल की इकॉनमी में आज कंज्यूमर्स गुड्स, मोटरसाइकिल्स और ट्रैक्टर्स परचेज भी काफ़ी अच्छी हैं प्री पैंडमिक के लेवल से अगर कंपेयर करें तो अब बात करते हैं कि इस लॉकडाउन में आरबीआई और उनकी पॉलिसीज़ के एक्शन कैसे रहे। एमएसएमई और लार्ज कॉरपोरेट्स को भी रिलीफ प्रोवाइडेड किया गया आरबीआई की पॉलिसीज़ द्वारा और गवर्नमेंट्स द्वारा भी। बोरोस द्वारा लोन मॉरिटेरियम ऑफ 6 मंथ रिसीव कराया गया। आरबीआई ने रेट कट 115 बीपीएस पर, जिससे 9 लाख करोड़ को फाइनेंशियली सिस्टम में लाया गया और 3 लाख करोड़ को लाया गया एज अ गारंटेड कोलैटरल फ्री लोन एमएसएमई बोरोवर्स के लिए, जिसमें हाफ अभी तक सेंक्शन कर दिया गया है। नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक और नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज को भी रीफाइनेंस की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई गई। आरबीआई ने रेपो रेट के ऑपरेशन में बदलाव ना करते हुए, जिससे यील्ड कर को कम कर दिया जाएगा। इन सभी पॉलिसी से क्रेडिट मार्केट स्टेबिलिटी होगी, क्रेडिट अवेलेबल होगा मार्केट में और जिससे सब कुछ नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा पहले की तरह। लोन मॉरिटेरियम इस बार 31 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा, जिसके लिए आरबीआई ने पहले ही वन टाइम रिस्ट्रक्चर स्कीम को इंट्रोड्यूस किया, जिससे स्ट्रेस सेक्टर्स को रिलीफ मिलेगा, जिससे उन बिजनेसेस के लोन को रिस्ट्रक्चर किया जाएगा और बिजनेसेस जॉब्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। इन सभी रिलीफ एक्शन से उन बिजनेसेस फेलियर्स तथा जॉब लॉसेस को प्रिवेंट किया जाएगा, जिससे परमानेंट डैमेज नहीं होगी इंडियन इकॉनमी में आगे कभी। इन सभी मेजर्स के बाद गवर्नमेंट द्वारा आत्मनिर्भर भारत रिवाइवल पैकेज को इंट्रोड्यूस किया गया। इन पॉलिसीज से रिफॉर्म लाया गया एग्रीकल्चर्स में, डिफेंस में, इलेक्ट्रॉनिक में, मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में, कोल माइनिंग में तथा पब्लिक सेक्टर्स में। इन सभी रिफॉर्म्स में इन्वेस्टर्स में एक कॉन्फिडेंस आएगा फ्यूचर में और बिजनेस पीपल में तथा इन्वेस्टर्स में भी। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस लाए गए। एग्रीकल्चर सेक्टर में अब किसान किसी को भी अपनी कहीं भी क्रॉप सेल कर सकता है। प्राइस कंट्रोल को हटा दिया गया है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग
करने की भी अनुमति दे दी गई है। फिशरमैन, डेयरी फार्मर्स और अदर एग्रीकल्चर्स को किसान क्रेडिट कार्ड्स को उपलब्ध कराया जा रहा है और साथ में 1 लाख करोड़ तक का रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए स्टोरेज, डिपॉजिट, रेफ्रिजरेटर्स, वेयर हाउसेस और अदर पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज़ भी दी जा रही हैं गवर्नमेंट द्वारा। एनिमल हस्बेंड्री को 15,000 करोड़ तक का सैंक्शन दिया गया है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। डिफेंस प्रोडक्शन में भी 101 आइटम्स को इंपोर्ट करना बंद कर दिया गया है, जिन्हें अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन में लाया जाएगा, जिनकी प्रोडक्शन अब भारत में होगी, जिससे डोमेस्टिक डिफेंस प्रोड्यूस करने वाले प्रोड्यूसर को 4 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा इन अगले सालों में इस प्रोडक्शन से। डिफेंस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 74% तक अलाउड कर दी गई है। सेम ऐसा ही गवर्नमेंट ने कोल माइनिंग सेक्टर में किया। कोल माइनिंग सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ओपन कर दिया, जिससे 1 लाख करोड़ तक की प्रोडक्शन को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया जाएगा। जो पहले भारत 1 लाख करोड़ तक का इंपोर्ट करता था कोल को, उसे रिप्लेस कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में लैक्स ऑफ करोड़ तक की स्मार्टफोन की प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया जाएगा। इंडिया में डोमेस्टिक यूज़ के लिए तथा एक्सपोर्ट्स के लिए करंट प्रोजेक्शन से, जो अभी इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं अभी जो इंडिया में आने वाले समय में, टॉप स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग होगा ग्लोबली में। इन सभी रिफॉर्म्स से बहुत सारे डोमेस्टिक तथा फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है इंडिया की इकॉनमी में। इस पैंडमिक के चलते भी इंडिया एक सेफ हेवन बनाने की कोशिश है उन इन्वेस्टर तथा बिजनेस के लिए जो बिना किसी अनसर्टेन के इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे आज, जिससे रुपये की वैल्यू में सुधार आएगा वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी के प्रति। आज बहुत सी कंट्रीज़ की इकॉनमी सोशली दोनों में डिस्ट्रेस है, लेकिन इस पैंडमिक से इंडिया ने इस पैंडमिक में उन चांस को सीज़ किया है जिससे रिवाइव तथा मूव किया जा सकेगा पोस्ट पैंडमिक फ्यूचर के लिए और रिस्ट्रेंट बनाया जा सकेगा इंडिया को पहले के मुकाबले। तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा यहाँ पे जो थर्ड आर्टिकल है, रिपेल एंड रिफॉर्म। क्या कहा जा रहा है इस आर्टिकल में? इस आर्टिकल में श्रीलंका के एसएलपी के पार्टी के बारे में बात कही जा रही है। बोला जा रहा है 2/3 मेजॉरिटी लेजिस्लेचर होने मैंडेट है कॉन्स्टिट्यूशनली चेंज करने के लिए। जो अभी रिसेंटली में एसएलपी ने श्रीलंका इलेक्शन वॉन किए, जिसके द्वारा चेंजेस किए जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल में। तो वो चेंजेस कर रहे हैं, उनसे रिफॉर्म होगा श्रीलंका में या फिर इम्पेयरमेंट स्प्रेड होगी। वो चेंज से जो डेमोक्रेटिक ट्रस्ट है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे या फिर वीक होंगे। श्रीलंका प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षे द्वारा डिक्लेयर किया गया वे रिवर्स करेंगे 19 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा काम किया जाएगा। इस पार्टी ने अभी 2/3 मेजॉरिटी प्राप्त की पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। लेजिस्लेशन द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 2015 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, और जिसके लिए 2/3 सपोर्ट मिलना पार्लियामेंट में आवश्यक था, जिससे प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव वास्ट पावर पर रोकथाम लगा दी गई थी। साथ में 2 टर्म्स लिमिट भी इंट्रोड्यूस की गई थी, और जिससे लेजिस्लेचर को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता था प्रेसिडेंट के डिज़ायर पर, जिससे लेकिन प्रोटेक्ट किया गया उन इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस को। लेकिन अभी के किए गए रिपेल से इलेक्शंस कमीशन पर स्टॉप लगेगा, जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही लार्ज स्केल पर पीसफुली और ऑर्डरली पोलिंग की जाती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन है। रूलिंग पार्टी को अभी उस अमेंडमेंट के डेमोक्रेटिक गेन्स को प्रिजर्व करना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए, और ओनली पार्टी द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करना और रूलिंग पार्टी द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करना वन कंट्री वन लॉ प्रिंसिपल से कंट्री को इक्वालिटी और रिकन्सिलिएशन के पाथ पर लाना होगा। ऑड है प्रेसिडेंट ने जिसमें किसी एथनिक मिनॉरिटीज़ को रेफरेंस नहीं दिया अभी तक। तो आज की डिस्कशन में आज इतना ही, और आज हमने 3 आर्टिकल को डिस्कस किया एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। एंड सॉरी फॉर द 17 डेज़ कि ऐसा है ना कि ये जो कोविड की चेन है ना, ये ऐसी चेन है जिसमें नहीं पता कि कब आप उस चेन से जुड़ जाएं। तो ऐसा ही कुछ हमारी ऑनलाइन शिक्षा टीम के कम्युनिटी के साथ हुआ,
जिसमें हम इन्फेक्टेड हुए, जिसमें हमारी टीम मेंबर्स इन्फेक्टेड हुए, जिसके कारण हमें क्वारंटीन में रहना पड़ा 14 डेज़ के लिए। और 14 डेज़ के बाद जो लंग्स थे जो हमारे काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हुए इस कोविड के कारण, जिसकी वजह से हम अनेबल थे वीडियो अपलोडेड करने के लिए। लेकिन सॉरी फॉर दोज डेज, बट आगे से ऐसा नहीं होगा, आगे से हमेशा आपको अपडेट दिया जाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच।